Next we discuss the calculation of percentage ionic character. Percentage ionic character. जैसे मैंने बोला था आपको कोवेलेंट कंपाउंड में, सॉरी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, ऐसे किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी रहता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल आता है, उसको कैसे करते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे हम लोग उसको। तो लिख लेना क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HF, फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HF and find percentage ionic character of HF given that HF bond distance is 1 angstrom and observed dipole moment is 9 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Correct? तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका वैसे करना। तो देखो म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यू, म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, राइट। अब यहाँ पे आपको डी दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, डाल दो 10 टू द पावर माइनस 10। म्यू ऑब्जर्व्ड कितना दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, डाल दो। एंड क्यू को हम लोग लिखते हैं n इंटू ई। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई रिप्रेजेंटिंग चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, and E is representing number of moles of electron, number of moles of electron, right। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते। यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई, हाँ, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट, इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जैसे n कितना आ गया, n आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। तो ये बेसिकली 9/16 आ गया, 9/16 आ गया, राइट। ये आ गया 9/16 आपका n, करेक्ट। ये समझ आया। यस ठीक है, कॉपी कर लिया। सर, एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, अभी लेक्चर से मैं अज्यूम कर लेता हूँ 100% आएंगे। आपको परसेंटेज निकालना है तो ऑब्वियसली 100% के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा ना। तो अज्यूम 100% आएंगे, तो 100% आयनिक जब अज्यूम कर लेंगे इसका मतलब क्या है, आयनिक मतलब कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। आयनिक मतलब क्या था, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पूरा पॉजिटिव एक पूरा नेगेटिव। तो वहां पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं बताइए, वहां पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं।
या हम लोग बोल सकते हैं Q 100% कितना होगा, Q 100% होगा इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफरेंस होता है ना। देखिए HF है जैसे ये 100% आयनिक है, इसका मतलब क्या है, H प्लस होगा और F माइनस होगा। इसका मतलब चार्ज का यहाँ पे -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, तो दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट। अब परसेंटेज आयनिक करके कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक करके नथिंग बट इट इज इक्वल टू Q ऑब्जर्व्ड चार्ज कितना है एंड Q 100% इंटू 100, ऑब्जर्व्ड कितना आया है 9/16 आया है n की वैल्यू, तो उसको e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। एंड Q 100% कितना है, e है इंटू 100, तो कितना हो गया 900/16, ये कितना आ गया 56.25%। इतना परसेंट आयनिक करेक्टर है, मतलब HF क्या है, आधा आयनिक है आधा कोवलेंट है, राइट। समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ गए। कर लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, ऐसे आपके नीट में पूछ लेते हैं स्टेप न्यूमेरिकल, बोर्ड में तो आते था 100% 11th में क्वेश्चन पूछते थे ना इसमें। वैसे आप लोग तो स्कूल में पढ़े नहीं कभी ना लाइफ में, कितने लोग तो स्कूल लाइफ में कभी नहीं, बट मतलब वही है 11th 12th। आप चारों में से चारों लोग स्कूल में नहीं पढ़े ना, पढ़े सर? एग्जाम देने गए थे कि वो भी नहीं देने गए थे? नहीं नहीं वो तो गए थे दिए सर। देना पड़ा था सर। Okay, नहीं नहीं ऐसे स्कूल्स भी सर होते हैं। स्कूल में अरे नहीं नहीं, आप ऐसे सर स्कूल्स स्कूल भी में होते हैं। पढ़े कौन पढ़ा है, प्रभात पढ़ा है क्या? सर, प्रभात, अंकित और प्रणय तीनों पढ़े हैं। आप तीनों स्कूल में पढ़े हैं? ओ मतलब हाँ सर। पता है ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे आपको एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो ना। सर हाँ तो अटेंडेंस ये सब कुछ नहीं बोलेगा, कुछ पास नहीं हो है जाएगा। ये, बस अब थोड़ा सा बस खाली पैसा देना होता है बस। तो सर वहाँ ऐसा स्कूल कहाँ पर है? अरे आप बताओ ना, पहले मुझसे कांटेक्ट किए होते हैं। सर ओह, गलती हो गई हमसे। सर आशुतोष सर को जानते थे, आपको नहीं जानते थे। आशुतोष सर को जानते थे, आपको नहीं जानते थे। अरे हमारे नहीं यहाँ तो खूब पूछ। हमारे यहाँ खूब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आपको आपको सर क्या तो है उसका तो वैल्यू है ना, खूब वैल्यू रहता है, फुल वैल्यू रहता है। मतलब इक्वल है ना, इक्विवेलेंट। हाँ पूरा तो इक्वल वैल्यू मेरा रहता तो वही तो था, तो वही तो था मेरा। है। उसमें वैल्यू में क्या होता है, पूरा अच्छा। हाँ प्रॉपर ऋषभ आपका का तो वही होगा, आपका जो कोटा बोर्ड होता है होगा ना। रिस्पेक्टिव बोर्ड से मार्क्स आता है, ऐसा थोड़ी ना स्कूल से बना के दे देता है। वही तो 11 में एग्जाम देना ही नहीं पड़ा था। तो वहाँ पे 11th ठीक है, 12th में भी नहीं थे, मतलब क्या था बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, क्या कहते हैं आपको स्कूल आना है कि नहीं, ठीक है तो 10 तो 20,000 रुपए दे दो। एग्जाम देने आना, प्रैक्टिकल देने आना, वो भी नहीं आना, 30 दे दो। एग्जाम दोगे नहीं, अच्छा एग्जाम भी सर, नहीं ऐसा रेटिंग निकलता है क्या? एग्जाम देखो नहीं, एग्जाम भी नहीं दे तो 40 दे दो, हो जाएगा वो भी। नहीं, वैसे रहता बोर्ड है। तो देना ही पड़ता था। नहीं नहीं बोर्ड भी नहीं देने की जरूरत है आपको। हाँ वो मेरे को वो कुछ और ज्यादा क्या, हाई लेवल हो गया। बोर्ड भी नहीं देना है। यस यस बोर्ड आल्सो डोंट हैव टू डू। सर तो बोर्ड कौन देगा तब? लिख देते हैं ना कॉपी, उसमें क्या है। ये नहीं पता था सर, ये नहीं था मेरा। बोर्ड दिया था सर। ये नया चीज आप बताए। अरे हो जाता है सब कुछ, ये अपना सब कुछ हो जाता है, घर बैठे सीधे मार्कशीट मिलेगा आपको बस। तो सर हम परीक्षा नहीं देंगे तब भी हमको मिल जाएगा? क्या क्या? सर मतलब हम जाने नहीं, मतलब एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो मेरा नाम का मार्कशीट मिल जाएगा? और क्या, चलिए तो ये समझ आ गया कि नहीं। अभी हाँ इधर सर। फोकस करो, नीट का एग्जाम कोई देगा तो पकड़े जाओगे तो फिर सीधा जाके पहले। 10 वैसे यहाँ पे ये मेडिकल के एग्जाम में खूब पेपर लीक होते हैं ना, खूब पकड़े भी जाते हैं लोग एक दूसरे का एग्जाम देते हुए ना। सर आईआईटी अभी तो जेई खबर आया था एक प्रॉक्सी। जेई में जनरली कोई नहीं मिलते हैं, अभी एक आधा केस भले मिल गया हो, अदरवाइज जेई में जनरली नहीं, लेकिन मेडिकल में तो बहुत ये पूरा अच्छा ये टॉपर हो गया तो 99% है। मेडिकल में तो पूरा लेगेसी हो गया है। सर कहाँ होता है सर, हम लोग पूरा चेकिंग कर रहा था। अरे नहीं नहीं हो जाता है ऐसा, अब ऐसा ये थोड़ी ना है कि पूरा कॉमन चीज है, लेकिन हो जाता है ऐसा।
चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब नॉर्मली इन द सॉलिड स्टेट। अभी वैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है हमारा हमारे स्टेट में। जब हमारे एक गवर्नमेंट थी, देयर वाज अ गवर्नमेंट, में नाम नहीं ले रहा हूँ, देन एवरीथिंग वाज पॉसिबल। हम लोगों को शायद पता भी होगा, जो लोग यूपी यूपी कोई हो आप में से, कोई यूपी के हैं? सर बिहार के हैं। हाँ हाँ सर, बिहार में। नहीं सर, यूपी कल्चर पता है मेरे को, काफी दोस्त हाँ। यूपी से थे। तो फिर वहाँ पे क्या रहता है, अभी नहीं ऐसा, अभी ऐसा नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया सिस्टम आई थिंक, मतलब काफी स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट। सर पर अभी भी तो केस आया था कि होता कुछ ही होगा डॉक्टर्स सर पकड़े गए थे। बट नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे केसेस हो जाते थे पहले। पहले ऐसे केसेस गवर्नमेंट, जब किसी लेटर से कोई गवर्नमेंट जॉब होता था ना, उसमें जब लेटर से रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आने के बाद अगले दिन देखने जाओगे तो पता चला वो लिस्ट हट के कोई दूसरा लिस्ट लगा हुआ है। तो ऐसे 3-3 4-4 तो बार सर लिस्ट चेंज, 3-3 4-4 बार लिस्ट चेंज होता था, उसमें नाम चेंज होता था। तो सर जिसका सिलेक्शन हुआ उसका उड़ा देगा वो लोग। सब उड़ जाता था भाई, पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या हो गया। चलिए तभी तो जब फोकस करो थोड़ा सा ना, आपका नहीं उड़ेगा नीच में, आपको बस खाली मेहनत करना है। चलिए तो जैसे PCl5 गैस है एंड PBr5 गैस है। तो गैस, जब ये दोनों गैसेस स्टेज में होते हैं, सिमिलरली HCF6 गैस है। तो गैसेस स्टेज में हमने जैसा स्ट्रक्चर इनका पढ़ा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर वैसे होता है। सॉलिड में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। PCl5 का सॉलिड कैसे बन जाता है? PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। इस तरीके से ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कैटायनिक पार्ट हो गया, ये आयनिक पार्ट हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, बोलते हैं PCl5 सॉलिड के कैटायन में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं। या पूछ लेंगे आयनायन में उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ना कैटायन आयन क्या है। तो मतलब PBr5 में sp3 PBr4 प्लस बनता है, और यहाँ पे Br माइनस केवल रहता है, ध्यान रखिएगा। HCF6 गैस में भी HCF5 प्लस बनता है, एंड यहाँ पे बन जाता है F5 माइनस। ये हो गया सब सॉलिड की कहानी, ध्यान रखना पड़ेगा इनको आपको। ऐसे नाइट्रोजन के ऑक्सीजन 2O3 गैस, गैसेस स्टेज में हमने जैसा स्ट्रक्चर बताया है वैसे रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चेंजेस जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो N2O3 देख गैस का क्या बन जाएगा, NO प्लस एंड NO2 माइनस। इसका बनेगा आपका NO प्लस NO3 माइनस। इसका बनेगा आपका NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। ये हो गया कहानी इनके सॉलिड स्टेट का। और इन सबका स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको बता दूंगा। NO प्लस को बता चुका हूँ, NO2 प्लस को बता चुका हूँ, NO2 माइनस को बता चुका हूँ, NO3 माइनस को बता चुका हूँ, राइट। ये सब आपको आते हैं। सिमिलरली AlCl3, GaCl3 एंड FeCl3, या फिर AlBr3, GaBr3 और FeBr3, इन तीनों का ही सर क्या होता है। डाइमराइजेशन हो जाता ये गैस स्टेज में तो ऐसे, सॉलिड स्टेज में सबके सब ये डाइमराइज हो जाते हैं। ऑल ऑफ अबव डाइमराइज इन सॉलिड स्टेट, डाइमराइज इन सॉलिड स्टेट, सबके सब डाइमराइज हो जाते हैं। ये बन जाएगा Al2Cl6, ये बन जाएगा Ga2Cl6, ये बन जाएगा Fe2Cl6, ये बन जाएगा Al2Br6, ये बन जाएगा Ga2Br6, ये बन जाएगा Fe2Br6। तो ये कहानी हो गई। तो ये सब सॉलिड स्टेट की कहानी है, राइट। है। और फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ जो BeH2 है और BeCl2 है, वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं,
पॉलीमराइज हो जाते हैं। हमने BeH2 का स्ट्रक्चर देखा था कि नहीं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमरिक चेन। सिमिलरली BeF2 भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमरिक चेन बनाता है। तो अभी सॉलिड स्टेट कहानी था, गैसेस में तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। कर लो इसको कॉपी पहले। क्या ये बात समझ आ गई आपको? हाँ सर। कॉपी कर लिया? ये तो पूरा याद रखना पड़ेगा। हाँ वही, मतलब समझना क्या है, याद करना है बस। तो वही डन। यस सर। चलिए एक स्टेटमेंट हम लोग नीचे इसी में, ठीक है ना, हो गया सबका ना? हाँ सर। ठीक है, एक स्टेटमेंट हम लिखना है इसी में, BeF2 बोलूं या BeCl2 बोलूं, दोनों में ही हो जाता है। एंड BeH2 polymerize in the solid state, polymerize in solid state। सर अगर in solid state। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो PF5 मॉलिक्यूल होता है, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। इसको बोलते हैं PF5 इज फ्लक्सियोरल मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? फ्लक्सियोरल मॉलिक्यूल। ये फ्लक्सियोरल का मतलब क्या होता है? सर सर एफ अपना पोजीशन चेंज कर, मैंने फ्लोरीन अपना पोजीशन चेंज करता रहता है ना। यहाँ पे दो जो पोजीशन है ना, इक्वेटोरियल एक्सियल, इनमें क्या आपस में फ्लिपिंग होती रहती है। तो देयर इज रैपिड कन्वर्जन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशंस। तो इंटर कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, ऑन एन एवरेज ना तो कोई एक्सियल है ना कोई इक्वेटोरियल है, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाते हैं, राइट? बिकॉज देयर इज रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड इनटू एक्सियल बॉन्ड एंड एक्सियल इनटू इक्वेटोरियल, ठीक है? एंड ड्यू टू व्हिच ऑन एन एवरेज all the bonds are equivalent, all the bond length are equivalent, all the bond strength are equivalent। लेकिन लेट्स से ऐसे पर्टिकुलर उसका फोटो ले लो आप, तो पर्टिकुलर में जो फोटो ले लेंगे तो मैं जैसा दिखा रहा हूँ वैसे ही दिखेगा आपको। at any particular moment if you take an snapshot, then there will be axial bond, there will be equatorial bond, but on an average ले लेंगे तब क्या होगा, तब सब कुछ सेम। सेम है, ठीक है? हाँ हाँ, तो इसी को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लेक्सियोरल। और PF5 शो करता है बस। तो राइट डाउन, मैं कहानी को बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। PF5 द फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, देयर इज रैपिड इंटरकन्वर्जन बिटवीन, there is rapid interconversion between equatorial and axial position, there is rapid interconversion between axial and equatorial position, so on an average there is no difference between axial and equatorial position. So on an average there is no difference between axial and equatorial position, and axial and equatorial bond lengths are same, and axial and equatorial bond lengths are same। Okay,
but at any given instant स्नैपशॉट ले लेंगे उसका. At any given instant the axial and equatorial bond are different. At any given instant the axial and equatorial bond are different. क्या ये बात आपको समझ आती है? हाँ सर। सर कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, जो मैं बोला वो लिख लिए ना. हाँ हाँ चलो अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था. तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. मैंने आपको वहां बताया था इट इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्या है ऐसा स्पेशल इसमें? स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब प्रिंसिपली ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, बट मैग्नीट्यूड वाइज काफी बड़ा होता है, इसलिए अलग से नाम दे देते हैं इसको ना. ये कहाँ पे लगता है लेटेस्ट से? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो नाइट्रोजन से, या हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऑक्सीजन से, या हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो फ्लोरीन से. तो इन तीन केसेस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट होती है. तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों पीरियोडिक टेबल के 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड हाइड्रोजन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. यदि मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, मेटल को छोड़ दो, तो दिस इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दीज 3 आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक साथ जोड़ के रखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भयंकर होगा. तो फिर पार्शियल चार्जेस भी खूब ज्यादा डेवलप होंगे. तो उसकी वजह से जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा उसका स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कंपेयर में काफी ज्यादा होगा. इसलिए इसको हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं. ये स्टोरी समझ आई जो मैंने बताया आपको? यस सर। ठीक है, तो अभी लिख लीजिए इसमें आगे. इट अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज ईदर directly connected to nitrogen, oxygen or fluorine. It occurs when hydrogen is either directly connected to, sorry ऐसे लिखो, hydrogen is directly connected to either nitrogen, oxygen or fluorine. When hydrogen is directly connected to either nitrogen, oxygen or fluorine. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन possess partial negative, they possess partial negative and hydrogen partial positive, right? यहाँ पे हाइड्रोजन इज नोन एज H बॉन्ड डोनर. हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? नोन एज H बॉन्ड डोनर. H bond donor and lone pair on oxygen are known as H bond acceptor. are known as H bond acceptor. जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है उनको हम लोग H bond acceptor बोलते हैं. हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ओनली. कोई भी हाइड्रोजन नहीं, connected to nitrogen, oxygen and fluorine only. उसको बोलते हैं H bond donor and lone pair on the oxygen are known as H bond acceptor.
ठीक है, तो हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन अभी छोटा सा। कॉपी कर लिया? हाँ सर होगा। ठीक है, तो लिखना है क्वेश्चन, कैलकुलेट द number of donor and acceptor site. Calculate number of donor and acceptor site. तो यहाँ पे डोनर के बजाय एच बॉन्ड डोनर लिख दो, एच बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर साइट। देखिए तो एच एफ है, जैसे यहाँ पे कितने डोनर हैं, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है फ्लोरीन से तो 1 डोनर है। कितने एक्सेप्टर हैं, फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो कितने एक्सेप्टर हो गए, 3 एक्सेप्टर हो गए। ऐसे करते हैं इसको ना। अब ले जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया में कितने डोनर हैं, 3 हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो 3 डोनर हो गए। एक्सेप्टर कितने हो गए, और नाइट्रोजन के ऊपर एक ही लोन पेयर है तो 1 एक्सेप्टर हो गया। नेक्स्ट सपोज से हम लोग ले रहे हैं NH2OH, यहाँ पे इसके ऊपर एक लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, तो डोनर कितने हो गए, टोटल 3 डोनर हो गए। एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो डोनर एक्सेप्टर कितने हो गए, टोटल 3 एक्सेप्टर हो गए, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो CH HH C डबल बॉन्ड O CH से बना है एसीटोन। कितने डोनर, 1 2 3 4 5 6 डोनर, राइट। एंड एक्सेप्टर कितने, 1 2 2 एक्सेप्टर हो गए, करेक्ट। समझ आ गया? कॉपी कर लिया? नहीं सर, करो कॉपी। हो गया? ठीक है, आप लोगों को सब समझ आ जाता है ना, कुछ भी बता दो सब समझ आ जाता है। मैं क्या बोला था, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली। ये हाइड्रोजन क्या कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, क्या ये कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को हम लोग एच बॉन्ड डोनर नहीं बोलते हैं। तो अब एच बॉन्ड डोनर नहीं कितने सर। हैं, 0 डोनर है, एक्सेप्टेड जरूर 2 है, जी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। ध्यान रखिएगा ना, इसको लिख के कट करिएगा पहले ऐसे ना, पूरा कटिएगा, इस पोर्शन को कट कर देगा एटलीस्ट, सब समझ आ जाता है आप लोगों का। हम तो पूरे आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं, जो बोल दो सब समझ आता है ना। ठीक है, तो ये समझ आ गया। कर क्या रहे हैं आप लोग, काट के लिख दिया। यही बोला। हाँ आ सर। गया चलिए। सर। अब कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कम से कम एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है, वो अपने ही तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कम से कम एक डोनर और एक एक्सेप्टर है, वो अपने ही तरीके के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, करेक्ट। राइट डाउन, any molecule having at least 1 donor and 1 acceptor, any
molecule having at least one donor and one acceptor can do hydrogen bonding with molecule of its own type. चलिए एक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में मिलेगा आपको, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17। इनके जो हाइड्राइड होते हैं, उनके हाइड्राइड के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। जनरली मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हाइड्रेट की स्टेबिलिटी आ जाती है ना? इसमें आता है एच बॉन्डिंग। अगर मैं 15 के लिखूं तो 15 में क्या होता है? ऑर्डर ये हो जाता है, यह NH3 on CH3 ASH3 SBH3 and BIH3। अब ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज साइज बढ़ रहा है, राइट? साइज इंक्रीजेस तो क्या हो जाता है? वन डेर वाल फोर्स इंक्रीज, राइट? वन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस एंड इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए सबसे बड़ा दादा बन के ऊपर बैठा हुआ है, राइट? मतलब सबसे छोटूज है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। सेम चीज ग्रुप 16 में लग जाती है। पानी सबसे ऊपर रहता है, OSATO, H2O यहाँ पे बैठा हुआ है, H2S, H2TE, H2SE एंड H2PO। यहाँ पे सेम रीजन, साइज इंक्रीज करता है तो वन डेर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट। ये क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज एच बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। एच बॉन्डिंग होगी तो एच बॉन्डिंग नॉर्मल डाइपोल इंटरेक्शन से काफी मजबूत होता है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 17 में हो जाता है HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr एंड HI। सेम रीजन, साइज बढ़ रहा है तो वन डेर वाल फोर्स बढ़ता है, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है H बॉन्ड। तो ये हो गया रीजन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसको वैसे सीक्वेंसली लिखें तो NH3 सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग। CH3 से स्टार्ट करेंगे, फिर ASH3, फिर SBH3, फिर BIH3 एंड ये NH3, आई एम सॉरी, इंक्रीज करवाना है ना, और NH3 सबसे ज्यादा हो गया। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? H2S, H2SE, H2TE, H2PO एंड H2O सबसे ज्यादा। मेरी यहाँ पे HCl, HBr, HI एंड HF सबसे ज्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा ना, करेक्ट? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से कॉपी करो। डू वन मोर क्वेश्चन। अभी कर लिया? बस सर एक सेकंड। कर लो, परेशान मत हो। हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और करना।
हम बात करते हैं CH4 NH3 NH2O NHF, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बॉन्डिंग यहाँ पे होगी, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर सबसे कम यहाँ पे बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, तो ऑर्डर ये होना चाहिए, राइट? करेक्ट? समझ आया कि नहीं? हाँ कि ना? ये नहीं होता ना। देखो अभी तो ये नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? एक्सटेंड पे डिपेंड। हाँ यस, ऑर्डर हो जाता है NH3 और पानी HF से ज्यादा हो जाता है, HF H2। ये एक्चुअल ऑर्डर है। ठीक है, तो ये ऊपर लिख के काज करना पड़े ना, जनरली ऊपर लोग लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केवल स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केवल स्ट्रेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे उसको तो कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं आप। केवल आप स्ट्रेंथ को कंसीडर करके आंसर कर दिए। तो नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू मिनिमम ऑफ डोनर साइट, प्लस एक्सेप्टर साइट, सॉरी कॉमा, मिनिमम ऑफ डोनर साइट एंड एक्सेप्टर। तो डोनर और एक्सेप्टर साइट में जो मिनिमम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने नंबर ऑफ H बॉन्ड होंगे पर मॉलिक्यूल। तो जैसे मैं ले लेता हूँ NH3 में कितने डोनर? 3, एक्सेप्टर कितना? 1, तो नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? इट विल बी 2 इंटू मिनिमम ऑफ डोनर है 3, एक्सेप्टर है 1, मिनिमम कितना हुआ? 1 हुआ, तो 2 इंटू 1, नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2 होंगे, मतलब एक NH3 2 NH3 से जुड़ा होगा H बॉन्ड के थ्रू, राइट? करो कॉपी इसको जल्दी से। डन? कॉपी हो गया?